हेलो बच्चों, कल हमने मॉडल पेपर का खंड ए और बी सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे खंड से और दे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है निकाय Mg+2 या Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये हमें दे रखा है Mg+2 और Mg। तो हमें पता है कि केवल जो अकेले सिंगल इलेक्ट्रोड है उसका हम मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। तो एक ये मान लो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो कि 1 मोलर H+ विलियन के अंदर होता है। 1m जो H+ विलियन है इसके अंदर डाला जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। और जो ये Mg है उसको हम डालेंगे 1 मोलर MgSO4 के विलियन में। ठीक है, MgSO4 का विलियन होगा 1 मोलर, उसके अंदर डाल दिया Mg इलेक्ट्रोड को। अब देखिए जो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी भांति कार्य करेगा, कैथोड की भांति। तो इस पर क्या होगा, अपचयन। ठीक है, और ये किसकी भांति कार्य करेगा, एनोड की भांति। तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। फिर इन दोनों को हम एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जब करंट फ्लो होगी तो जो ये वोल्ट मीटर की जो सुई है वो Mg की तरह विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इसमें अर्ध सेल बनी है दोनों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की और जो Mg की, तो उस पर क्या क्या रिएक्शन होगी। तो Mg से क्या हो जाएगा, Mg का ऑक्सीकरण होके Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और जो हाइड्रोजन है उस पर क्या होगा 2H प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। तो ये क्या बना लेगा, H2। तो ये रिएक्शन होगी। और हमें पता है कि ई नोड सेल क्या होता है, ई नोड सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो एनोड पे जो भी अर्ध शेल अभिक्रिया हुई उसका, और माइनस कैथोड पे। तो ई कैथोड क्या है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करेगा। और यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही है, H+ से क्या बन रहा है, हाफ H2। तो H+ से H2 बन रहा है, और माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, Mg से क्या बन रहा है, Mg+2। तो ये हो गया। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव इसका मान कितना होता है, 0। तो ई नोड सेल क्या आ जाएगा अपने पास, ई नोड सेल बराबर माइनस ई Mg से Mg+2। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप इसका Mg+2 से Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनी सेल क्या होती है। तो गैल्वेनी सेल क्या होती है, एक विद्युत रासायनिक सेल है। और विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हो। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो गैल्वेनी सेल है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया की जो विद्युत ऊर्जा है, नहीं विद्युत मतलब जो रेडॉक्स अभिक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा उसको ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम मोटर, पंखों, ठीक है, इनमें यूज़ कर सकते हैं, गीज़र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इनका IUPAC नाम लिखना। ठीक है, संकुलों का। तो देखिए फर्स्ट क्या है, CrNH3 3H2O Cl3। ठीक है, तो सबसे पहले Cr की संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, तो Cr पर मान लो X है चार्ज, NH3 का कितना होता है, 0। NH3 पर 0 होता है, H2O पर भी 0 होता है, और Cl पर कितना होता है, -1, और यहाँ पर 3 है तो -3। और इस पूरे संकुल पर कितना होना चाहिए आवेश, 0, तो बराबर 0। तो यहाँ से X कितना आ जाएगा, +3। तो क्रोमियम पर आ गया, तो मतलब क्रोमियम की संयोजकता आ गई। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो एमीन है तो ट्राई एमीन, और ये ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा। फिर ये क्रोमियम और इसकी 3 है तो क्रोमियम के आगे ब्रैकेट में ऐसे 3 लिख दोगे। फिर ये क्लोराइड Cl है। सेकंड देखिए, इसका नाम लिखना है, पहले CO पर निकाल दो CO की संयोजकता। तो X मान ली CO की, ये क्या है, इसका 0 होता है चार्ज,
और प्लस SO4 पर -2 होता है, तो यहाँ पर 3 है तो -6, और CO यहाँ पर कितने 2 है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा +3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या एथेन 1,2 डाइएमीन। तो और इसके साथ डाई है अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो बाहर वाले को आप ट्राई नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखोगे ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन, फिर कोबाल्ट ब्रैकेट में कितना थर्ड, कोबाल्ट के आगे ब्रैकेट में से थर्ड, और ये सल्फेट। नेक्स्ट देखिए, अभी एक उदासीन संकुल है, तो उदासीन संकुल का जब नाम लिखते हैं हम, तो उसमें पीछे ईडो लगा देते हैं। जैसे पहले निकिल की निकाल दो आप, तो निकिल का मान लो x है, क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पर -2, और इस पे 0 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो डाई क्लोरिडो, और ये क्या है ट्राइफेनिल फोस्फेन। ठीक है, डाइक्लोरिडो, और यहाँ पर ये ट्राई इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पर बाहर डाई नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे बिस, डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफेनिल फोस्फीन, और निकल, और ब्रैकेट में कितना आएगा 2, निकल का आगे ब्रैकेट में से सेकंड लिख देना। ठीक है, तो इस तरह इसमें बस डाइक्लोरिडो लिखना आपको। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो नाइट्रोबेंजीन, इससे बनाना एनिलीन, इसमें क्या हो रहा है, मतलब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन रहा है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसका अपचयन करवाने के लिए आप HCl से इसकी रिएक्शन करवा दो, किसकी प्रेजेंस में, SN की प्रेजेंस में, तो इसका अपचयन हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में। ठीक है, अगला देखिए 18 का सेकंड, कारण दीजिए कि एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय क्यों है। तो जो एनिलीन होता है, NH2, ये अमोनिया से कम क्षारीय है, मतलब NH3 से कम क्षारीय है क्यों, ये बताना। तो देखिए ये एनिलीन है, यहाँ पे जो लोन पेयर है इसमें क्या होता है, अनुनाद होता है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ वाला बॉन्ड है वो यहाँ पर ऐसे, तो ये जो लोन पेयर है ये अनुनाद के कारण इस वलय के ऊपर घूमता रहता है। ठीक है, तो जो इस एनिलीन की इस लोन पेयर को डोनेट करने की जो प्रवृत्ति है, मतलब इस लोन पेयर को दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है अनुनाद के कारण, जबकि इस NH3 में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये आसानी से अपना लोन पेयर दान कर देता है। इसकी वजह से जो एनिलीन है वो कम क्षारीय होता है, किसकी वजह से, अनुनाद की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब रासायनिक अधिशोषण के 4 प्रमुख लक्षण बताइए तथा अधिशोषण के 4 अनुप्रयोग बताइए। तो सबसे पहले रासायनिक अधिशोषण के 4 लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनता है। फिर सेकंड की ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है रासायनिक अधिशोषण। फिर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जितना ज़्यादा होगा रासायनिक अधिशोषण उतना ही ज़्यादा होगा। और जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसकी एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, क्योंकि उसमें रासायनिक बंध होता है, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह आप इसके लक्षण बता दोगे। और इसके अनुप्रयोग, रासायनिक अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए उच्च निर्वात उत्पन्न करने में कर सकते हैं, गैस मास्क में कर सकते हैं, आर्द्रता पर नियंत्रण में कर सकते हैं, विलयनों से रंगीन पदार्थ हटाने में कर सकते हैं। मतलब आप इनको एक बार अपने नोट्स से वापस पढ़ लेना आप, और ये थियोरेटिकल सवाल आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगला देखिए, द्रव विरोधी सोल तथा द्रव स्नेही सोल में 4 अंतर लिखिए तथा पायस के 4 उपयोग लिखिए। तो देखिए द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सोल में पहले अंतर बता दीजिए 4। देखिए द्रव स्नेही का मतलब क्या होता है, जो किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आने पर मतलब उसमें आसानी से घुल जाता है।
और जो दर विरोधी मतलब उसमें आसानी से उसके साथ वो नहीं कर पाता रिएक्शन। तो क्या होगा उसका फर्स्ट देखो, दर्वस्नेही सोल वो अगर विलायक के संपर्क में आएगा तो शीघ्रता से कोलाइड बना देगा, और जो दर विरोधी सोल है वो इतनी आसानी से कोलाइड नहीं बना पाते, तो उनके लिए विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है कोलाइड बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट अंतर। सेकंड की जो दर्वस्नेही सोल होते हैं वो जनरली कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, और जो दर विरोधी सोल होते हैं वो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। जो दर्वस्नेही सोल है उसमें जो सोल में जो परिक्षिप्त प्रावस्था की जो सांद्रता है वो उच्च होती है, और जो दर विरोधी सोल है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था की जो सांद्रता है वो कम होती है। और जो दर्वस्नेही सोल है उनमें कणों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, जनरली कणों का आकार बड़ा होता है तो उन्हें आणविक कोलाइड कहते हैं, और जो दर विरोधी सोल है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, मतलब उनके जो कोलाइड विलयन है, तो इन्हें संगुणित कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दर्वस्नेही और 4 अंतर। अब है इमल्शन के 4 उपयोग। तो इमल्शन के उपयोग देखिए, जो सबसे पहले होता है जो फेन प्लवन प्रक्रम था जिसके द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, वो इसी पर आधारित होता है, इमल्सिफिकेशन पर। ठीक है, इमल्सीकरण पर ही आधारित होता है वो प्रक्रम। फिर दूसरा, जब साबुन तथा डिटर्जेंट की शोधन क्रिया होती है तो उस समय साबुन के विलयन तथा गंदगी उसके मध्य किसका निर्माण होता है, इमल्शन का निर्माण होता है, उसकी वजह से ही वो गंदगी साफ होती है। फिर नेक्स्ट दूध है जो जल में वसा का इमल्शन होता है, तो ये भी उसका एक मतलब उपयोग हो गया। फिर जो भी विभिन्न बाजारों में क्रीम, शैम्पू, डाई ये सब मिलते हैं, ये सारे इमल्शन ही होते हैं। ठीक है, तो इसके ये सारे उपयोग हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 का फर्स्ट है SN1 तथा SN2 की अभिक्रियाओं में 4 अंतर बताने हैं। SN1 और SN2 में 4 अंतर। तो देखिए SN1 क्या होता है, जो मतलब वे अभिक्रिया जो प्रथम कोटि वेग समीकरण का अनुसरण करती है वो SN1 है, और वे अभिक्रिया जो द्वितीय कोटि वेग समीकरण का अनुसरण करती है वह SN2 अभिक्रियाएं हैं। SN1 में क्या होता है, जो वेग है वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जबकि SN2 में क्या होता है, वेग नाभिक स्नेही तथा अभिकारक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो SN1 में उन अभिक्रियाओं में रेसिमीकरण होता है, और जो SN2 है उसमें पूर्णतः त्रिविमीय प्रतिपन्न मतलब इन्वर्जन होता है उसमें SN2। और इसमें जो SN1 में क्रियाशीलता का कर्म क्या होता है, SN1 में होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उसके बाद CH3X। और जबकि इसमें SN2 में इसका उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होंगे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हो गया CH3X, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे मतलब इसका ऑपोजिट होता है। तो ये 4 अंतर हो गए इनमें। नेक्स्ट है हेलो एल्केन के क्वथनांक लगभग समान द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्यों? तो सबसे पहला देखिए, जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें हेलोजन समूह होता है जिनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की तुलना में तो हेलोजन जो समूह है उनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो बॉन्ड बनता है हेलो एल्केनों में कार्बन और हेलोजन के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका क्वथनांक कुछ होता है। इसका भार भी ज़्यादा होता है तो भी इसका क्वथनांक कुछ होता है। ठीक है, तो ये 2 कारण लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन की हेलोजनीकरण तथा सल्फोनीकरण की अभिक्रियाएं लिखिए। तो ठीक है, क्लोरोबेंजीन है आपके पास,
हेलोजनीकरण मतलब इसकी अभिक्रिया करवानी है Cl2 से, ठीक है। तो एक तो ये ऑर्थो पे जुड़ जाएगा क्लोरीन और एक पेरा पे, तो यहाँ पर क्लोरीन है और एक यहाँ पर पेरा पे और जुड़ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण मतलब H2SO4 के साथ आप करवा दो इसकी रिएक्शन। H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई तो एक SO3H यहाँ पे जुड़ेगा और एक पेरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर SO3H, तो ये इसकी अभिक्रिया होगी क्लोरोबेंजीन की, हेलोजनीकरण और सल्फोनीकरण। नेक्स्ट देखिए DDT का सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। तो DDT का क्या होता है नाम, देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, और इसकी स्ट्रक्चर बना दो तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, ठीक है। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल है ना, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, तो यहाँ पर एक है, इसके ऊपर Cl और Cl, ये तीन, इस कार्बन के ऊपर 3 Cl जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक H आ जाएगा, तो ये हो गया देखो डाइक्लोरो और डाइफेनिल ये और ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो ये हो गया DDT का IUPAC नाम और ये इसकी स्ट्रक्चर। तो ये आपका मॉडल पेपर पूरा सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।